ये जो तुम्हारा किरदार है, ये जो तुम्हारा किरदार है, गौर से देखना, कहीं किसी पर्दे पर कोई किरदार तो नहीं निभा रहा। नमस्कार, आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की इस खास पेशकश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अभ्युदय कुमार मिश्र और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इसी महाविद्यालय के पूर्व छात्र और भारतीय सिनेमा के नवोदित कलाकार श्री आमिर खान जी। आमिर जी की अब तक भोला, थाई मसाज और फ्रेडी जैसी फिल्मों में एक शानदार अदाकारी देखी जा सकती है। आपका हार्दिक स्वागत है सर। और चूंकि आप मेरे अग्रज भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने ही अंदाज में हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया अभय उदय का कि हम इस मौके पर इनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं और बहुत अच्छा टाइम और समय है और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठना, बात करना। तो बस यही है। अ, एक कलाकार अपने आप में कई कहानियां लेकर चलता है और आज की इस खास बातचीत में हम इसी की ओर बढ़ेंगे। आमिर जी, अ, आप आज जहां भी हैं, कहीं ना कहीं आपका एक बचपन रहा, एक शिक्षा दीक्षा की प्रक्रिया रही। मैं चाहूंगा कि आप हमें इसके बारे में कुछ बताएं। अ, एक्टिंग से मेरा कोई नाता नहीं था दूर-दूर तक भी। मेरे बचपन से जब मैं गाँव में पढ़ता था, मेरा गाँव है अलीगढ़ और मथुरा के आस-पास, भैया गाँव है। तो बचपन से वहीं पढ़ाई की मैंने, वहीं से शुरुआत की और हम लोगों का पढ़ाई ऐसा हुआ है कि हम घर से स्लेट लेके जाते थे, बढ़िया से लिखते हैं उसका और बैठने के लिए घर से कट्टा लेके जाते थे बोरी बिछाने के लिए। वो दौर से हम लोग चले आ रहे हैं बचपन में। तो वहाँ था और वहाँ से मैंने 8वीं तक पढ़ाई की और उससे ज़्यादा मैं किसान था। तो मैंने पढ़ाई के साथ-साथ मैंने किसानी बहुत की है गाँव में। तो मेरे चाचा थे गाँव में, तो उनके घरवाले पहले आ गए थे दिल्ली 2000 में और मैं उनसे 3 2 साल या 3 साल बाद आया था। उस बीच मैंने किसानी बहुत की इस गाँव में। तो मेरा एक्टिंग से कोई लेना-देना नहीं किसी भी तरह से, ना मेरी फैमिली का भी नहीं है। तो बचपन से मेरा कोई शौक नहीं था और पता ही नहीं था कि कहाँ जाना। मेरे स्कूल में एक टीचर ने हमसे पूछा था कि जब हम 7वीं में थे कि बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं? मतलब कहाँ क्या देखना चाहते हैं? सपने क्या हैं? सबने बताया कि कोई इंजीनियर है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस में जाना चाहता हूँ, यूपी पुलिस में डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो मेरी बारी आई तो मुझसे पूछा गया तुम मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसका, क्योंकि हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो वो टाइम से बचपन हमारा बीता और लेकिन हम ड्रामा सिर्फ देखते थे गाँव में और उसका आनंद नहीं लेते। अ, धन्यवाद आपका। और ये हमें जानकर बहुत खुशी हुई कि आमिर जी ने सिनेमा के पर्दे के साथ-साथ जो जीवन का पर्दा है, वहाँ पे उन्होंने उन्होंने एक किसान की भी भूमिका निभाई है। आमिर, जैसा कि हमें जानकर बहुत खुशी होती है कि आप इसी महाविद्यालय, आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। आपने यहाँ रंगायन सोसाइटी, जो कि यहाँ की ड्रामेटिक सोसाइटी है, आपने उसको जॉइन किया और एक समय में आप उसमें बहुत ही सक्रिय रहे। तो आप रंगायन का अपने जीवन में, एक कलाकार के जीवन में किस प्रकार से भूमिका देखते हैं? रंगायन की भूमिका मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम है, क्योंकि मेरी शुरुआत ही रंगायन से हुई और इस कॉलेज से हुई और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस एआरएसडी कॉलेज में एडमिशन मिला और हिंदी से मैंने यहाँ से बीए किया और इसमें जाने से ये था कि मेरा एक क्लासमेट था राजेश जो इस एक्टिंग में रुचि रखता था और मैं बस दोस्त था उसका और हम जब गए तो दिल्ली चलो एक नाटक हो रहा था जिसके साथ लोग जिसमें हमारे भानु भैया है, हिम्मत भैया, सुनील भैया और वरुण भैया और निशांत भैया ये सब लोग थे सीनियर लोग हमारे। अब बाद में नाम याद हुए, ये तो जब आए थे नहीं तो पता नहीं था कौन क्या है। तो एक दिन हम ऐसे ही गए तो उसने बोला कि हम जुड़ना चाहते हैं रंगाई से। तो उन्होंने कहा कि रंगाई से जुड़ने से पहले उसमें तो है नहीं कुछ लेकिन तुम पैम्पलेट्स बाँट दो अलग-अलग जगह जाके कॉलेज में। तो हम लोग पैम्पलेट्स बाँटने के लिए हर कॉलेज में गए और उन्होंने कहा सर्टिफ़िकेट देंगे, जो बाद में हमको नहीं मिला। फिर जुड़ नहीं पा रहे थे किसी तरह से, लेकिन वहीं उसी में से निकले हुए एक कलाकार थे निशांत भैया और पारितोष जी थे। तो हम उनसे पीछे पड़े रहते थे कि हमको कैसे भी करके रंगाई से जुड़वाओ और हमें नाटक में ऐसे करके। तो एक दिन उन्होंने कहा कि एक नाटक बन रहा है तुम करोगे? तो वो दोस्त तैयार था, मैं तैयार नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तो मैं उसके साथ जाता था।
ग्राउंड में एक दिन कफन की रिहर्सल कर रहे थे हम। एक लकड़ी रखी रहती थी और बस 3-4 लोग थे हम। कह रहे हैं कि यहाँ से उठा के डायरेक्शन करते थे निशान दिया कि यहाँ से उठा के वहाँ रखो। और वो रखना मुझे बेवकूफ़पन लगा कि ये मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ने आया हूँ, ये क्या करा रहे हैं मुझसे ये? और मैं अपना पैशन नहीं, मेरा पैशन नहीं है वो उस दोस्त का है, वो उसका पैशन था, तो वो उसको मजा आ रहा है। फिर वो मैंने बोला, जैसे ही रिहर्सल खत्म हुई, मैंने बोला भाई मैं नहीं आऊंगा, ये सब करने नहीं आया मैं, और मेरा कोई मतलब नहीं इससे जुड़ना है। तो उसने बोला मेरे लिए चल। और चलते चलते इतना इंटरेस्ट बढ़ गया उस नाटक में। फिर हम फर्स्ट प्राइज जीत गए, फर्स्ट टाइम ऑडिटोरियम देखा जिंदगी में मैंने। तो कुछ हैपनिंग सा था, बहुत अलग था, बहुत यूनिक था। और उससे मुझे पता चला कि ड्रामा से ही सिनेमा में जाया जाता है और ड्रामा ही एक्टिंग है। मैं अलग देखता था, नाटक 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 ही है ऐसे सोच के चलता था, लेकिन बहुत डिफरेंट है। और तब मेरी शुरुआत वहाँ से हुई। और वहाँ से कफन नाटक के बाद फिर मैं चरणदास को, बिजली की बिजली, अ, तब मेरी रंगायन से शुरुआत हुई। और तब से मैं जुड़ा हुआ था, तब से फिर नाटक किए। और बिजली की बिजली में फर्स्ट टाइम जब हुआ शो, बहुत बेहतरीन शो था और उसमें मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि जब पैसे एक कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है, तो 1500 रुपये मिले। तब तक मैंने वो लिफाफा खोला नहीं। और मैंने सोचा उसमें दिख रहा है 1 रुपया दिख रहा है, मुझे लगा 101 रुपये इनाम मिला है शायद। और जब हम रात को सो रहे हैं, सब सामान ढो के आए, और उसमें भानु भैया भी थे, हम ट्रक में वहां से वापस लौट रहे ऑडिटोरियम से, और रात को सो रहे हैं, तो मेरे ख्याल आया कि इस लिफाफे को देखो क्या है इसके अंदर। मतलब लोगों ने ऐसे ही लौटा दिया। 101 रुपये होंगे, इससे ज्यादा क्या। तब मैंने खोला तो उसमें दो 500 के नोट थे, और फिर 100 के। और उसके बाद जो मैंने सो रहे हुए लोगों को जगा दिया कि ये देखो मुझे 1500 रुपये मिले हैं, और लोग सो रहे थे उस वक्त। और मैंने इसी स्टाफ रूम में हम सोए थे, जहाँ टीचर चाय वगैरह पीते हैं। तो उनको जगा के मैंने दिखाया, ये देखो मुझे 1500 रुपये मिले हैं। और इतनी खुशी हुई, तो लगा कि कला से पैसा भी मिलता है, ये तो अच्छा है, ये करना चाहिए, कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये यहाँ ऐसे चल अ, आमिर जी की बातों से ये तो ज़रूर हमें पता चल गया कि हम कॉलेज वाले जो लड़के होते हैं, इसमें भैया लोगों का बहुत योगदान होता है। तो आमिर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको वो सर्टिफ़िकेट आज तक मिला या नहीं मिला, रहा जो है। पैम्पलेट्स के लिए मिलने वाला था? नहीं, उसके बाद इतने सर्टिफिकेट आए खुद ही, तो उसके बाद प्ले करते रहे हम, अलग अलग कॉलेजों में जाते रहे, फिर बहुत सारे हो गए थे तब तक तो कॉलेज में करते करते। और वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था जानने का, कि तब शायद नए नए जब आप आते हो, तो अपने आप को जनवाना पड़ता है। अगर कि मैं हूँ, मैं एक कलाकार आया हूँ, या एक आर्टिस्ट आया हूँ, तो वो जनवाने के लिए फर्स्ट से आपको शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ेगी। आपको पेंसिल्स मारने पड़ेंगे, इन सब पे ये करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये ज़रूरी है, बिल्कुल। एक कलाकार उससे कुछ सीखता है हर जगह जाके। तो अ, आमिर, हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आप आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के बाद आप एनएसडी का रुख करते हैं। वहाँ की रेpertory में भी आपको काम करने का मौका मिलता है। एनएसडी को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या उसका एक अलग योगदान हो सकता है कलाकारों के जीवन में? एनएसडी का बहुत बड़ा योगदान है एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि इससे पहले मैं जामिया में भी 1 साल का कोर्स करने गया, श्री राम सेंटर में भी मैंने पढ़ाई की। लेकिन ये ज़रूर है, एक अभिनेता के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और कहीं न कहीं एसआरसी, जामिया, ये मेरे कह सकते हैं पिलर, जो कि मुझे बेसिक चीज़ों से चीज़ें समझ में आई, कनेक्ट किया, बेसिक चीज़ों से कनेक्ट किया मुझे। और रंगायन से वो शुरुआत हुई कि बेसिक से और कैसे कनेक्ट करते हैं, और ऊपर कैसे जाते हैं। तो यहाँ से एक पिलर था, यहाँ से मैं डेवलप हुआ, यहाँ से मैंने चीज़ें सीखी, एक एनर्जी थी, एक दूसरे लोगों का जो सीनियर थे, उनकी एक बातचीत से, उनके समझाने से, उनके तरीके से, वो कहीं न कहीं लर्निंग थी। और वही लर्निंग अब ट्रेनिंग के रूप में चली गई, कहीं न कहीं। और वो अलग-अलग तरीके से ट्रेनिंग मिलना शुरू हुआ। और एसआरसी में और जामिया में बेसिक ऑफ एक्टिंग पे बहुत काम कराया जाता है, कि एक्टर को कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करना चाहिए, कैसे अपने आप को लोगों के बीच में या दर्शकों के बीच में रखना चाहिए।
उस तरह तो ट्रेनिंग वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वो करने के बाद फिर मैं बेसिकली मेरा जो माध्यम था, ये था कि मैं इससे रोज़ी-रोटी कैसे कमाऊँ? कि कर तो लूँ, लेकिन मैं रोज़ी-रोटी कैसे कमाऊँ? मैं हिंदी ऑनर्स से था और मैं ये सोचता था कि ना मेरी हिंदी ठीक है और ना मैं ऐसे हिंदी भाषी की तरह बोल पाता हूँ। हम लोग एक एक्टर की तरह बोलते हैं हिंदी को, जो आम लोगों की तरह यूज़ करते हैं। तो मेरा मोटिव ये था कि एडमिशन ना हो एसआरसी जामिया में और एसआरसी में क्योंकि ये था कि पैसे थे नहीं एडमिशन लेने के लिए और घर वालों को मैं तंग नहीं करना चाहता था कि कभी ज़िंदगी में उनसे लेकिन पता नहीं क्या हुआ वो ऑडिशन ना करते हुए भी उसमें हो गया और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि पैसे दे पाओगे बेटे? तो मैंने भी 1 मिनट लिया और फिर मैं देखता रहा उन्हें मैंने बोला कर लेंगे सर कुछ कर लेंगे, हो जाएगा। तो उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ जामिया में एडमिशन में फेल हो गया एग्ज़ाम में और कुदरती ऐसा रहा कि 2-3 क्वेश्चन पेपर गलत आ गए जो कुछ बच्चों ने फाइल कर दिए रिटर्न के ये क्वेश्चन पेपर गलत है और मैं बहुत खुश था। सही है पैसे बच गए, 60,000 रुपए जाते थे सीखने के लिए, मैं बच गया उस चीज़ से, नहीं हुआ एडमिशन। पता नहीं खुदा न खास्ता क्या हुआ कि किसी ने फाइल की रिपोर्ट और उन्होंने कहा कि इन लोगों का जो फेल हो गए, जो एडमिशन लेना चाहते हैं और मात्र 5 बच्चे कुछ पास हुए थे उसमें और सीटें खाली थी। उन्होंने कहा कि चलो इनको ऑडिशन के लिए बुलाओ और एडमिशन कर दो। मतलब किस्मत फिर ऐसी थी कि वापस खींचा और उन्होंने ऑडिशन लिया, ऑडिशन में उनको पसंद आया और फिर एडमिशन वैसे में। तो वो जुड़ गया कहीं न कहीं और मेरा जर्नी अ, ये करते-करते फिर मैं एसआरसी रेपेटरी आया, वहाँ कुछ पैसे मिलना शुरू हुए तो अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर मैं एनएसडी साई रेपेटरी आया जहाँ बहुत अच्छे अमाउंट थे, बहुत अच्छा पैसा मिलता था। और ज़िंदगी में पहली बार खुशी मिली मुझे, वो जब मैं मेट्रो पे था और मुझे बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया टाइम एनएसडी में और मैं बहुत तेज़ चीखा और वहाँ आर्मी वाले खड़े हुए। कह रहे, "ए" एकदम भागे आए और मैं डर गया, मैं क्या हो गया? तो मुझसे पूछे, "क्या है? क्यों चिल्ला रहा है?" तो मैंने उन्हें बोला, "सर आज मेरा बहुत दुखी है।" कह रहे, "तो बाहर जाना यहाँ क्या कर रहा है?" तो मैं वहाँ से निकला, मैं बहुत खुश था। उसके बाद लगा कि एनएसडी मुझे देना चाहिए और मेरे गुरु दानिश इकबाल सर थे, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते आए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा अभी अच्छा वक़्त है, तुम दो एनएसडी। फिर मैंने फर्स्ट टाइम 3 बार पहले दे चुका था, नहीं हुआ और चौथी बार में मैंने बहुत मेहनत करके वो दिया और पहले दिन ही वाइब्स आ गई कि मुझे लग रहा है कि एडमिशन हो गया। तो वो उस टाइम हो गया और सही मायने में ये कहूँ तो मुझे थिएटर में या कोई स्टार बनना या मुझे बड़े लेवल पे जाना मेरा मोटिव नहीं था। मेरा मोटिव सिर्फ़ इतना ही था कि कैसे मैं रोज़ी-रोटी कमा पाऊँ और कैसे मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ जिससे अर्निंग हो जाए। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि हिंदी ऑनर्स करने से हो जॉब मिलती है, जो बहुत पढ़ाकू होते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो मेरे बस की नहीं थी। मुझे लगता है कि थिएटर ही मुझे कुछ देगा, तो इसमें रोज़ी-रोटी कैसे बनाऊँ? तो टाई होने के बाद तो फिर तय हो गया कि अब नौकरी लग सकती है और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो बेसिकली वही था कि मुझे पहुँचना है, रोज़ी-रोटी कमानी है, आर्टिस्ट तो बन गए जितना आना चाहिए और जितनी चीज़ें थी। बात थी कि पैसा कहाँ से आए खाने के लिए, वो ज़िंदगी बनाने के पीछे मैं भागा। आमिर, आप सच पूछिए तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है, क्योंकि आपने बताया कि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रह चुके हैं और मैं भी हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। तो ये हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छी बात हो सकती है कि एक ही विषय के लोग विभिन्न भूमिकाएँ निभा सकते हैं और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आज आमिर जी इस रूप में हमारे समक्ष मौजूद हैं। एक कलाकार जब कभी भी अपनी कला को पहचान कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है, तो उसे कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, उसके हिस्से का संघर्ष होता है। आमिर, जब आपने एनएसडी के बाद बॉलीवुड का रुख किया, भारतीय सिनेमा में आपने अपने कदम बढ़ाए, तो आपके हिस्से का भी एक संघर्ष रहा होगा, एक समय रहा होगा। आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? इससे पहले तो थोड़ा जो पीछे का एक थोड़ा सवाल छूट गया कि एनएसडी एक एक्टर के लिए क्या है, तो बिल्कुल। ट्रेनिंग क्या है? जी, बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी है। एनएसडी मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और मैं खुद भी चेंज हुआ हूँ और समझ बढ़ी है।
आपको मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग कोई सिखा नहीं सकता। एक इंस्टीट्यूट आपको बनाता है, आपको आपके अंदर चीज़ें डेवलप करने की कला सिखाता है, लेकिन आपको एक्टिंग कोई नहीं सिखा सकता पकड़ के कि भाई एक्टिंग करना आपको ही होता है। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और मैं सभी कलाकारों को यही बोलूँगा कि ट्रेनिंग ज़रूर लें, चाहे आप छोटे स्तर पे हो, अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं और बहुत जगह पे हैं, उनको आप जितना फ़ायदा उठाएँ उतना अच्छा है और ज़रूर करनी चाहिए कलाकार के लिए। बाकी मेरा रुख जो हुआ इसमें क्या स्ट्रगल रहा इसके बाद, एनएसडी करने के बाद कोरोना सबसे बड़ा ट्रेजेडी थी कलाकारों के लिए और सब कलाकार बहुत परेशान थे क्योंकि हमारा एक ऐसा माध्यम है जहाँ बहुत कम ध्यान दिया जाता है, हमें ऐसा लगता है। और चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे कैसे हो, हर तरह से लोग बहुत कलाकार को ऐसे ही समझ लेते हैं कि मतलब क्या ये तो ऐसे ही हो जाएगा इनका, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत लोग मैंने भी सुना है कि बहुत लोग मुझे भी बोल चुके हैं ये तो टाइम वेस्ट होता है, ये क्यों इसमें पढ़ना, कुछ और काम कर लो, ये क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है इसकी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक एक थिएटर का आर्टिस्ट या एक कलाकार वो सच्चा इंसान और सच्चा ईमानदार इंसान होता है, जो समाज को एक अलग तरीके से देखता है और उसका तरीका एक आम आम तरीके से बहुत डिफरेंट तरीका होता है उसको समझने का। तो ये बहुत होता है देखने के लिए। और दूसरा यहाँ से निकलने के बाद जब मैं गया कि काम कहाँ करूँ, अब किधर जाऊँ? और रेपेट्री थी जो कि उसके फॉर्म में निकले थे, मुझे वही करना था। वो नहीं मिल पा रहा था किसी भी तरह से। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ टाई के जो मैंने काम किया था उसके पैसे इकट्ठे कर रखे थे। मैंने सोचा कि मैं बॉम्बे चला जाऊँ क्योंकि कोरोना खत्म होते ही सेकंड टाइम था जब बीच में टाइम मिला। जी, उस बीच में चला गया और बॉम्बे बहुत अलग सिटी है, वहाँ रुकने के लिए बहुत आपको हिम्मत चाहिए, सपोर्ट चाहिए और दिल्ली के खास करके जाएँगे तो बहुत अटपटा लगता है वहाँ जाके। वो एक अलग स्ट्रगल है कि आपको रहना वहाँ पे, रहना, खाना, वो आप सबसे डिफ़िकल्ट है बॉम्बे में ढूँढना। अब मैं गया था तो मैं इतना भटका महँगाई के तौर पर एक तो रूम बहुत महँगे मिलते हैं वहाँ, रहने की सुविधाएँ बहुत महँगी है और ऊपर से खाने के लिए बहुत महँगा है। दिल्ली से हमारे से बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वो और बहुत मुश्किल था कि कैसे रहा जाए, कैसे कम पैसे में रहा जाए और चीज़ें जोड़नी है। फिर वहाँ पहुँचे, वहाँ चीज़ें ली, खरीदी तो खुद ही खाना बनाना सीखना पड़ा रह के। तो एक अलग ही ट्रेनिंग है, वो एक एक्टर को आना भी चाहिए, रहना और उससे जुड़ना। कैसे अपनी प्लानिंग के साथ आप जाते हो और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है बॉम्बे की, अब अगर आप जा रहे हो। तो मेरे लिए वहाँ पहुँचना, रहना वो बहुत डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में जब मैनेज करना। बहुत ही मतलब मुझे बहुत अटपटा लगता था। मैं मुझे लगता था मैं वापस दिल्ली चला जाऊँ। लेकिन नहीं आ सकता था क्योंकि आगे के लिए काम करना है, उससे जुड़ना। तो 20-25 दिन गुज़रने के बाद तो मुझे वहाँ परेशान हो गया था बहुत कि अब मुझे दिल्ली जाना चाहिए, कि यहाँ कुछ लग नहीं रहा मुझे। और वो एक ऐसा शहर है कि जब देता है तो बहुत फाड़ के देता है और नहीं देगा तो आपको इंतज़ार करो और वो इंतज़ार करते ही रहो और कब किस दिन लॉटरी खुले वो ऐसा है, रातों-रात आपकी किस्मत बदल सकती है। मैं एक रात पहले बहुत परेशान होके शायद रो के सोया था, मुझे याद है वो मैं सोया था और ये सोच के कि यार यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यार क्यों कैसी घड़ी थी। माँ-बाप जो ध्यान रखते हैं, खाना देते हैं या वो लोग जो हैं, वो ही ध्यान रख सकते हैं। और बाहर जाके ज़िंदगी नहीं बहुत मुश्किल है। वहाँ मैं रात को बहुत इमोशनल होके सोया उस रात, मुझे याद है और जब सोया तो अगले दिन मुझे कॉल आया और सीधा और मुझे फ़ोन करके कहा कि हामिद कि तुम सीधा वहाँ इम्तियाज़ सर के वहाँ चले जाओ। एंटी कास्टिंग है जो जिससे सारे प्रोजेक्ट मैंने किए हैं। उन्होंने कहा कि तुम वहाँ चले जाओ इम्तियाज़ साहब के प्रोडक्शन में और एक फ़िल्म है डायरेक्टर तुमसे मिलना चाह रहा है। तो मैं मतलब सोते-सोते रात को परेशान होके दिन में ऐसे खुश हो गया और दिन बन गया मतलब ऐसा लगा कि क्या हो गया ये एकदम से कैसे हो गई? और मैं गया और वो दिन मेरा बहुत अच्छे से गया फिर मुझे एक पल पे ये लगा यार मुंबई ठीक है कुछ ऐसा भी होता है कि क्यों जाऊँ मैं वापस? ये ठीक है कि आ रही ये चीज़ें और मुझे जाते ही वो डायरेक्टर इतने खुश हो गए मंगेश सर और उन्होंने बोला कि हाँ, हम करते हैं, करते हैं। और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उसके बाद और उनके प्रोडक्शन से फ़ोन नहीं आया मुझे।
इतने में एक फ़िल्म और आ गई, वो भी उन्होंने सिलेक्शन कर लिया और वहाँ मैं गया उनके ऑफ़िस प्रोडक्शन से। उन्होंने बोला सर आप ही करोगे और आप ही को करना है ऐसे। मैंने बोला कि मैं बताता हूँ और अभी एक फ़िल्म में ये बाकी। दोनों में हो गया और दोनों के बाद अब प्रोडक्शन से फ़ोन आया, उनसे मैंने कराया इम्तियाज़ साहब के वहाँ से अ, कि आप करोगे या क्या है? मैंने बताइए आप तो फिर मैंने इस थाई मसाज के लिए मैंने हाँ, उसको नहीं कर पाया। मैंने बोला आप डेट मैनेज कर लो, मैं रात-दिन सफ़र करके इधर से उधर आ सकता हूँ करने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और उस तरह से फिर मैं यही कर पाया। फिर उसके तीसरे दिन कुछ टाइम बीता, योर ऑनर वेब सीरीज़ का उसमें हो गया। वो बजट थोड़ा ऐसे-ऐसे कर रहे थे, तो मैं भी पता नहीं इतने काम आ रहा तो मैंने भी पैसे ज़्यादा बढ़ा दिए। अरे! कि मैंने बोला कि मैं 15,000 रुपए ऐसे कुछ पर डे पे करूँगा बिल्कुल, और क्योंकि और होना भी चाहिए। बिल्कुल। आप इतने संघर्ष के साथ वहाँ गए हो और आपको अच्छा थोड़ा बजट मिलना ज़रूरी है एज़ एन एक्टर और हर एक्टर को पैसा ऐसा मिले जिससे मन से वो काम करे। क्योंकि आखिरकार हम पेट के लिए तो ये मेरा सफ़र था, स्ट्रगल बहुत था और स्ट्रगल तो इससे पहले था, जो बहुत 2012-11 से मैंने घर से पैसे लेने बंद कर दिए, शायद मैं 20 साल का रहा होऊँगा तब और तब से मैंने मतलब बहुत चीज़ें हैं क्या-क्या नहीं किया, बस गलत काम नहीं किया और जो भी किया ऑनेस्टी के साथ। वो चीज़ें आज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं जब मैं सोचता हूँ कि मैंने ये भी किया, मैं वहाँ पे भी जाता था और शादी-वादी में जाता था, रात के 500 रुपए मिलते थे मुझे रह के। तो वो मेरी एक जर्नी है और वो मुझे बहुत खुशनुमा लगती है, काश मैं दोबारा उस पर ज़िंदगी को जिऊँ, वो छूट चुकी है मुझसे। तो ये बहुत स्ट्रगल है बहुत। तो जैसा कि आपने देखा, आमिर के सफ़र में संघर्ष भी है, हताशा भी है, निराशा भी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक उम्मीद है, एक विश्वास है और सबसे बड़ी बात, आमिर के व्यक्तित्व में, उनकी कलाकारी में एक सच्चाई है, एक ईमानदारी है। आमिर, जब आप मुंबई पहुँचे और वैसे तो एक कलाकार के रूप में आपकी अभी बहुत आकांक्षाएँ हैं और कई उपलब्धियाँ आपके इंतज़ार में हैं। लेकिन वो कुछ निर्देशक, कुछ कलाकार जिनके साथ कार्य करना आपके लिए बहुत एक अलग भूमिका रही, एक अलग अनुभव रहा। आप उस पर क्या बात करना चाहेंगे? अ, थिएटर में अलग एक्टरों के साथ हमें काम करना पड़ता है और ज़्यादातर कोई सीनियर मिलता है, हम सीखने की कगार में रहते हैं और सीखने के कगार को कायम रखते हुए वही चीज़ सिनेमा में हम सीखते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो अलग चीज़ है और हम एक्टर हैं, ये बात तो तय है मतलब हमने किया है कि हम एक्टर की तरह काम करेंगे। लेकिन सिनेमा में हमें जब हम हॉलीवुड के एक्टरों के साथ काम करते हैं, तो उनके साथ अलग टाइमिंग बनती है। वहाँ हम थिएटर में एक टाइमिंग बिठाने के लिए या बातचीत करने के लिए बहुत टाइम पे चलते हैं। उसको थोड़ा बैठते हैं, कुछ गपशप होती है, तो एक कैरेक्टर बनाने के लिए आप मतलब एक ओपन होने के लिए ये सब करते हैं। सिनेमा में थोड़ा आप बैठे हो और एक एक्टर आया है तो देखते ही रहेंगे पहले तो। फिर उसके बाद रिहर्सल करें? जी। ऐसा एक सिचुएशन बनती है कि आप बहुत जल्दी नहीं उनसे कुछ कह सकते और थोड़ा डर रहता है। क्योंकि वो एक ओहदा होता है वहाँ के उनके स्टार का वो आते हैं और ये मैं उसके गजराज सर की और देवेंद्र की बात करता हूँ, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनके साथ काम करने को मौका मिला जब मुझे, तो मैं बहुत सोचता था कि नहीं और मज़ाक करना भी बहुत भारी पड़ जाता है कि करें कि नहीं करें, तो ऐसे ही ठीक है। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। कोई चीज़ हो रही है तो उसमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन थिएटर का एक अलग मज़ा है और उसका एक अलग वो वहाँ पे दिखता है वो चीज़। लेकिन जब बड़े एक्टर जुड़ जाते हैं ना आपके साथ, आपसे एक अलग कनेक्शन बन जाता है, तो वो लोग साथ में बिठाते भी हैं और उनसे बातचीत भी होती है, खाना-वाना भी खाते वो कुछ निर्देशक जिनका आप नाम लेना चाहें, जिनके साथ आपने कार्य किया? मंगेश सर हैं, थाई मसाज जिसमें मैंने काम किया। हुँ, हुँ। बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, हार्ड वर्कर थे और उन्होंने मुझे मौका दिया और उन्होंने लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था तो मुझे कहा भी कि तू टेंशन मत ले, हम अगली पिक्चर में भी साथ काम करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। शशांक जी, मैं 2 दिन शूट पे था कार्तिक आर्यन जी का। वो लोग बहुत खुश हो गए और मुझे ये बोला उन्होंने कि सर आप बॉम्बे छोड़ के मत जाना। तो मैं जब बॉम्बे से दिल्ली आ ही रहा था, मैंने बोला कि मुझे जाना है, कार्तिक सर भी रोज़ आते थे, तो मुझे जाना है और वापस
कि क्यों जा रहा है? कार्तिक आर्यन ने मुझे पूछा कि क्यों जा रहा है? मैंने कहा, सर कुछ ज़िम्मेदारी है और मेरी अब जॉब लगी है। तो उन्होंने यही बात बोला कि बहुत दिन ज़्यादा टिकना मत दिल्ली में और तुम वापस बॉम्बे आओ और ये तुम्हें ये शहर या ये काम तुम्हें देगा। और सेट पे इतना काम इतना अच्छा हुआ कि सब लोग ये कह रहे कि ये लड़का वाक़ई और कार्तिक आर्यन जी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत अच्छे इंसान हैं वो भी। सभी एक्टर जिनसे मैं मिला हूँ अभी तक सबसे बेहतरीन अनुभव रहा है और उन्होंने भी मेरा नंबर लिया बाकायदा शशांक जी ने। हो सकता है मैं वेट कर रहा हूँ वो कब जल्दी से फ़िल्म बनाएँ बिल्कुल, तो बिल्कुल। याद करेंगे। और इसके बाद फिर मैं फुकरे भी मैंने उसमें किया तो वो डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और उनके साथ भी बहुत अच्छा अनुभव था। फिर बाकी भूला फ़िल्म का तो अजय सर तो भाई क्या ही फ़िल्म उनके लिए वो तो अमेज़िंग मतलब बिल्कुल। अलग ही बात है। अ, आमिर, ये मुझे लगता है मेरे साथ-साथ आपके लिए भी एक गर्व का विषय है। हमारे इसी महाविद्यालय के और उसी रंगायन से जुड़े हुए एक और अ, मैं कहूँगा भारतीय सिनेमा के जगमगाते सितारों में से वो एक हैं, अ, जो कि एक बेहतरीन अभिनेता हैं, श्री राजकुमार राव जी, जी। जी। तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आप किस प्रकार से उनका ज़िक्र करते हैं? अ, राजकुमार सर जो हैं वो यहाँ से गए हमें बाद में पता चला कि ये यहाँ से भी हैं और उनके बारे में सुना है और जाना भी है, पढ़ा भी है। वो बहुत मेहनती और बहुत जुझारू एक्टर थे यहाँ से रंगायन से जाने के बाद भी और रंगायन में भी और उन्होंने वो तपस्या की है, वो मेहनत की है और उनके काम में वो दिखाई देता है। और मैं खुद भी एज़ एन एक्टर उनका फैन रहा हो सकता और जब भी मौका मिलता है उनकी हर पिक्चर देखता हूँ मैं कैसे भी करूँ। तो वो हमारे सीनियर हैं और सीनियर होने के नाते हमें प्राउड फ़ील होता है और उसी कदम चाल पे हम भी चल रहे हैं उनके पीछे कि एक दिन जल्दी से उनके साथ काम करने को मौका मिले और जल्दी से मैं उनसे मिलूँ। उन्हें बताऊँ कि मैं आपका जूनियर हूँ रंगाएँ। तो वो दिन ढूँढ रहा हूँ और जल्दी मिलेगा और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे कॉलेज के लिए और हम जैसे कलाकारों के लिए जो निम्न स्तरीय या निम्न वर्ग से जो आ रहे हैं और थिएटर से जो आ रहे हैं, जो बहुत अ, छोटे घरों से होते हैं और ऐसे घर से वो भी उसी निकले हुए कलाकार हैं और वो हमारे लिए बहुत महान मतलब व्यक्तित्व है। हर एक्टर के लिए कि उनकी तरह बने और उनकी तरह कामयाब बने। तो राव सर तो ग्रेट। हमारी तो शुभकामनाएँ हैं आपके प्रति और अ, मैं समझता हूँ कि आप दोनों ही, आप और राजकुमार राव, आप दोनों ही हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। अभी आप सभी ने देखा होगा कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी फ़िल्म आई भोला। आमिर, इस फ़िल्म में आपकी हिस्सेदारी रही, भागीदारी रही, आपने एक भूमिका निभाई करछी, जिसकी दर्शकों ने काफ़ी बड़े स्तर पर प्रशंसा की और क्योंकि बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ उस भूमिका को आमिर ने निभाया था। आमिर, उस फ़िल्म में एक बड़ा कलाकार, एक बड़ा अभिनेता अजय देवगन, उनके साथ काम करना एक नए कलाकार के लिए, आप जैसे नए कलाकार के लिए, आप इसे किस तरह से देखते हैं? अ, सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा कैरेक्टर और वो भी अजय सर और तब्बू मैम के साथ करना। ये मतलब मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सर का अजय सर का और एंटी कास्टिंग करके मुझे मौका दिया और मुझ पे विश्वास किया कि इतना बड़ा कैरेक्टर इस लड़की को दिया जाए। और जब मुझे करने का मौका मिला तो अ, मैं ये कहूँगा कि अजय सर बहुत डेडिकेशन पर्सन है और अपने काम से प्यार है उनको। जैसे कहते हैं ना हर कलाकार को अपनी एक्टिंग से प्यार होता है, अपने काम से प्यार होता है। उनका मतलब क्रेज़ है सिनेमा और वो इतनी मेहनत के साथ करते हैं और उनको सेट पे कलाकारों से पहले जाना और वहाँ बैठे देखता मैं सिर्फ़ नोटिस ही करता था उन्हें और हर वक़्त काम के लिए बारे में ही सोचना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। सेट पे आना तो वो वाइब्स क्रिएट होती है कि एक एक्टर की तो है ही, एक डायरेक्टर की वाइब्स क्रिएट होती है और वो अनुभूति मैंने की है बाकायदा कि सर इतना बेहतरीन डायरेक्शन करते थे और इतना बेहतरीन उन्होंने किया है, आपने बोला पिक्चर देखना, बहुत अच्छा डायरेक्शन है सर का और उन्होंने बखूबी पूरी जी-जान लगा दी, बहुत मेहनत की सर ने इसमें
और सभी कलाकारों ने और सभी वहाँ के क्रू थे जो वहाँ पे डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और वहाँ के मेकअप मैन, वहाँ के कॉस्ट्यूम डिजाइनर, लाइटिंग, टेक्निकल और बाहर से आए हुए फाइट मास्टर, बहुत अलग लेवल पे काम था। और सर का ऑरा इतना तगड़ा है सेट पे आने के लिए कि सिर्फ काम की बातें ही हो और ज़्यादा वो नहीं है। और जो मुझे पर्सनली एज़ एन एक्टर जो मुझे माहौल चाहिए, जिस तरह का जिस तरह में मैं काम करना चाहता हूँ या मुझे जैसे करने की आदत है, वो मुझे अजय सर के सेट पे या अजय सर की फ़िल्म भूला में करने का मौका मिला, कि मैं पूरे फ़ोकस के साथ काम कर पाया, उसमें जुड़ पाया। और वो पहले दिन ही जब मैं गया था उनके घर तो बैठा था, तो ऐसा है तो हम फैन ही उनके। और आते ही उन्होंने मुझे बोला बैठने के लिए, बोला बैठ बैठ, हाँ चल चल डायलॉग बोल कैसे बोलेगा। तो मैंने बोल रहा हूँ ना तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या है कि मतलब सर के साथ बातचीत हो रही है और बोलते बोलते पहला ठीक चला गया, दूसरा बोल रहा है ऐसे बोलो। मैंने बोला तो मेरे कम्मल लग गए थे, तो मेरे मन में चला यार ये क्या हो गया। तो सर ने मुझे बोला कि आराम से कोई बात नहीं, 5 बार करेंगे और बहुत रिलैक्स कर देते हैं। एक डायरेक्टर की यही खूबी है कि सामने वाले को इतना रिलैक्स कर दो कि नहीं तुम एक्टर हो और मैं डायरेक्टर हूँ। तो वो फीलिंग मुझे तब मिली सर से कि सर ने मुझे इतना बोल दिया, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो फिर वो होने के बाद जब मुझे लगा कि यार ये मन ये कैसे हो गया? शायद डर था, सर के सामने बैठने का डर। तो वो फिर मैंने मिटाया जैसे-जैसे मैंने बोला नहीं, सेट पे करूँगा ये। और वो मेरे लिए फैन के तौर पे बड़े स्टार हैं ही, लेकिन को-एक्टर हैं मेरे। और उस सीन में जब हुआ तो मैंने वो सीन जब किया तो 1 टेक में ही वो सीन हुआ करके था और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे करके। और तब समझ में आता है कि आपकी वहाँ कला जो सीखा है, लर्निंग है, वो वहाँ काम आती है। कि एक एक्टर के साथ और मैं उनका को-एक्टर हूँ, तो मुझे बस परफ़ॉर्म करना है और वो ही काम आता है आगे। तो मैं उस तरह हूँ उनके साथ। और एक कैरेक्टर के लिए पूरा मैंने जर्नी किया, इसके लिए मैंने कई टाइम तक तो बाल धोना और फेस वॉश करना, एक डस्टी लुक बनाए फिर रह के 1-2 महीना मैं इसी तरह बना फिर ताकि वो इम्पैक्ट, वो टेक्सचर उस कैरेक्टर का दिखे उस फ़िल्म में। तो बाकी सब बहुत अच्छा अनुभव है और डायरेक्टर सर बहुत जो अजय सर हैं, बहुत अच्छे कमाल के डायरेक्टर हैं और एक्टर तो बखूबी तब्बू मैम कमाल है। मतलब उनका काम देख के मैं तो उन लोगों से सीखता था कि किस तरह काम किया जाता है फ़िल्मों में। वो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। मैं वहाँ ट्रेनिंग ले रहा था एक तरह से। मैंने एज़ एन एक्टर ये फ़ील कि किस तरह सिनेमा में काम किया जाता है। हमने थिएटर की ले ली लेकिन हमें नॉलेज नहीं होती है वहाँ की। लेकिन उनको देख के मुझे समझ में आया कि एक्टर को यहाँ से खेलना है और कैसे प्ले करना है अपने आप को, परफ़ॉर्मेंस कैसे देनी है। अजय सर और तब्बू मैम की जब परफ़ॉर्मेंस देखता था मैं कहता यार क्या इतना नेचुरल कर दिया इन लोगों ने और मतलब कैसे। और हम थिएटर में चीखम चिल्ली मचाते हैं, तेज़-तेज़ बोलते हैं, जब जाके कैरेक्टर बाहर निकलता है, तब लोगों को लगता है ताली से आई कुछ नहीं, लोगों को पहुँचाना पड़ता है। लेकिन फ़िल्म मीडिया एक अलग माध्यम है और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इसके बाद शायद वो कॉन्फिडेंस ही आया है कि साथ-साथ कैमरे के साथ करना और इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना, ये मेरे लिए अलग ही अनुभूति है। और अजय सर का मैं मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं तो फैन ही था लास्ट टाइम जब मैं आखिरी शूट खत्म हो गया तो मैं उनके पास गया, तो वो बैठे थे और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो वहाँ बैठे हैं, मैं बोल दूँ। और मैं दूर से उनके भांजे थे, मैं उन्हें ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं देख पाए लेकिन उनके रिलेटिव ही हैं, प्रोड्यूसर थे। उन्होंने बोला सर वो ये करछी आया है, यहाँ मेरा है, ऐसे दूर से बोला। तो उन्होंने मुझे देखा सर खड़े हुए और सर ने मेरा हाथ हिलाया कि अच्छा किया तुमने। मतलब मैं नज़रें नहीं मिला पाया और मैं इतना भावुक हो गया मतलब मेरे आँसू बल वो अलग ही अनुभूति थी। और वो शायद काम करने से कह लो या इंसान कह लो या उन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया ये कह लो या मेरी जो परेशानियाँ थी इतने टाइम से जो चल रही थी बेसिकली हम लोगों में दिक्कत यही होता है कि फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ। वो शायद उस फ़िल्म आने के बाद बहुत हद तक कम हुआ। वो अंदर चल रहा था कि मैं सर का शुक्रिया अदा करूँ सर कि आपने मुझे मौका दिया और
मैं मेरे ऊपर जो भार वो आपने कई हद तक बहुत कम कर दिया। मैं ये बोलना चाह रहा था, ये बात मैं आज तक बोल नहीं पाया लेकिन मैं बस वो आँखों से ही बयाँ कर दिया और मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ और मैं उन्हें बोला सर मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ सर मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं ठीक है। तो मैंने बोला सर मैं आपके साथ फ़ोटो लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि स्टूडियो आ जाना कभी भी और उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया जैसे कि एक घर का बंदा होता है, एक छोटा बच्चा कह लो या कोई है, एक आ जाना कभी भी स्टूडियो आ जाना। और आज मैं उनके स्टूडियो जाता हूँ तो वो ऐसे ट्रीट करते हैं फैमिली की तरह। खाना रखा है, खाना खाओ, कॉफ़ी लाओ, ये लाओ और वो सब बहुत प्यार करते हैं। ये मैं देख सकता हूँ कि इस ज़िक्र में आमिर कहीं न कहीं बहुत भावनात्मक हो रहे हैं और क्योंकि ये अपने बीते हुए कल को और जो एक सफ़र है, उसको ये बहुत करीब से देख पा रहे हैं। आमिर, हम आपकी भावनाएँ समझ सकते हैं और मैं कहना चाहूँगा कि मैं और मेरे सारे दोस्तों ने भी भोला फ़िल्म हम एक साथ जाकर हमने देखा और ये काफ़ी अलग तरह की फ़िल्म है और बाकी कलाकारों के साथ-साथ आप आमिर को उस फ़िल्म में करछी की भूमिका में देख सकते हैं और एक अलग तरह का किरदार है, जो आपको अपनी कुर्सियों पर बैठने पर ही मजबूर किए रहेगा। आमिर, हम भोला के बाद जब हम फुकरे 3 की बात करते हैं, जो कि आपकी आने वाली फ़िल्म है, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? फुकरे की एक अलग ऑडियंस है और मैं जब कॉलेज में था उस टाइम ये आई थी और स्कूल टाइम के बीच में या कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और उस पिक्चर के हम सब दिल्ली में दिल्ली वासी उसके ऊपर बनी हुई थी बहुत फैन हो गए सब लोग और मैं भी गया कई बार देखने और उसके हर चीज़ कॉमेडी और पिक्चर की बहुत पसंद है सब लोगों को तो मैं भी सोचता था कि इस पिक्चर में मैं मुझे होना चाहिए क्योंकि अपने टाइप की पिक्चर थी अपने जैसे कलाकार हैं उसमें तो उससे जुड़ने के लिए कभी सोचा नहीं था सबसे बड़ी बात तो यही सोचा नहीं था कि मीडिया में जाऊंगा कि नहीं और पहुंच पाऊंगा कि नहीं लेकिन वो फुकरे फ़िल्म आई मेरे पास और 2 दिन का था और उन्होंने ऑडिशन दिया, उन्होंने बोला कि 7-8 दिन का आपका शूट रहेगा। मैं रेपेटी में था, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा और इधर भोला भी आ गई, मेरे दोनों जगह लॉक हो गया और मैं उन्हें मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं आप हो गए हो, प्लीज़ कर लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बजट बोल दिया थोड़ा, मैंने ज़्यादा बोल दिया जितना दे रहे थे उससे ज़्यादा। तो उन्होंने बोला नहीं दे पाएँगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मेरे पास जॉब थी, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था और कुछ टाइम बाद फिर जो तरंग कास्टिंग जो मेन बंदा है उनका फ़ोन आया कि आमिर ये वाली कर लो कैसे भी करके मेरे कहने पे अगला प्रोजेक्ट दिलवा दूँगा, ये कर दूँगा। मैंने कहा मुझे कोई लालच नहीं है अगले प्रोजेक्ट की, मेरे लिए नहीं है और बजट थोड़ा ऐसा है ये वो। तो उसके बाद मैंने एज़ एन आर्टिस्ट ये सोचा कि नहीं काम काम है, पैसे कभी-कभार नहीं देखने चाहिए, कभी-कभार काम की शिद्दत को देखना चाहिए, जो आ रहा है उसके जाने मत दो। कभी-कभार शायद एक डायलॉग भी आपको फ़ेमस कर सकता है, हो सकता है वो फुकरे 3 हो या हो सकता है अब भोला हो। तो कहाँ मौका मिल जाए आपको पता नहीं। और जब मैं सेट पे गया तो डायरेक्टर साहब ने पर्सनली मुझे बुलाया वहाँ और आमिर को देखो ऐसे करके। मैं वहाँ गया और उन्होंने बोला कि आमिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी लास्ट बीच में रुक गई पिक्चर, पैकअप भी हो गया। फिर मैं ये सोचूँ कि मेरा शूट रह गया था आगे का, वो हुआ नहीं यार मैं हिस्सा था फुकरे 3 का, अब पता नहीं हुआ कि नहीं। अभी जस्ट 1.5 महीने पहले कॉल आया कि सर आपका एक शूट रह गया है, वो आपको कंप्लीट करना है। पैच वर्क है वो ये। तो फिर मैं वापस इतना खुश हुआ मैं कि यार ये पिक्चर चाहे मुझे थोड़ा देखेंगे लोग, एक क्लाइमेक्स में शायद वो सीन है, पता नहीं कहाँ है। जितना भी देखेंगे लेकिन वो इम्पैक्टफुल है वो सीन और मुझे लगता है कि मैं इसका हिस्सा बना हूँ ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस पिक्चर का। शायद फुकरे 4 में और डायरेक्टर साहब समझेंगे तो कुछ और अलग देंगे, उसका और वेट करूँगा मैं। तो बस आगे की पिक्चर देखते हैं फुकरे और लोगों को बहुत पसंद है। फिलहाल तो अभी भोला देखिए और बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है और सब लोगों ने बेहतरीन काम किया है। दीपक सर, विनीत सर और अजय सर, तब्बू मैम और संजय मिश्रा सर, बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत बेहतरीन उम्दा कलाकारी है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है। तो भोला फ़िल्म देखिए अभी लगी हुई है और जाना चाहिए सब। बिल्कुल, बिल्कुल जाना चाहिए और आमिर हमारी ओर से तो आपके लिए भर-भर कर शुभकामनाएँ हैं और आपका तो पता नहीं लेकिन मैं तो फुकरे 3 देखने इस बार ज़रूर जा रहा हूँ। आमिर मेरा जो अगला सवाल होगा इस बातचीत में कि आपने एक समय में
सोसाइटी जॉइन की, आपने थिएटर में काम किया और आज आप फ़िल्मी जगत में हैं, बॉलीवुड में हैं। आप रंगमंच पर काम करना और भारतीय सिनेमा में अदाकारी करना, अभिनय निभाना, आप इन दोनों में क्या अंतर देखते हैं, रंगमंच और सिनेमा में? रंगमंच ये है कि शुरुआती दौर में हर कलाकार को रंगमंच करना चाहिए। रंगमंच से बेसिक चीज़ें और बहुत बारीकी से अभिनय सीखने का मौका मिलता है। सिनेमा एक तेज़ माध्यम है, बहुत तेज़ माध्यम है जिसके उसको पकड़ना वो तभी पकड़ में आ सकती है जब आप बेसिक क्लियर और वो बेसिक है थिएटर। तो शुरुआती दौर में जब मैंने रंगमंच में शुरुआत की तो मैं भी बहुत बेसिक से था। बैक स्टेज किया, बैक स्टेज से फिर एक स्टेप और ऊपर आया, फिर कैरेक्टर मिलना शुरू हुआ। कैरेक्टर मिलने के बाद अब वहाँ कॉस्ट्यूम भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी भी कर रहे हैं, सेट भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद कलर भी पोत रहे हैं। ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है, एक कलाकार के लिए। वो सेट डिज़ाइन करना, बनाना उसको और वो सब बारीकियाँ फिर कैरेक्टर में आना, फिर कैरेक्टर को बनाना, वो एक जर्नी है बहुत प्यारी। और उस बारीकियों से कलाकार पकता है। फिर ऊपर से आपने ट्रेनिंग ले ली थिएटर की, इस चीज़ की, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि वो एक्टर के साथ कैसे डील करते हैं और अपने कैरेक्टर को कैसे डेवलप करते हैं या कैसे सेट में प्रेज़ेंस होनी चाहिए, कैसी एनर्जी होनी चाहिए कैसे कनेक्ट करना चाहिए ऑडियंस और कैसे को-एक्टर कनेक्ट होना चाहिए। ये सब बारीकियाँ हैं छोटी-छोटी जो थिएटर में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है, 1 महीने का प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ़ एक्टिंग के ही बारे में बात करते हैं, एक्टिंग से ही चीज़ें सीखते हैं बिल्कुल। और उनकी बारीकियों पे बात करते हैं। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जहाँ आपको डायरेक्ट बुलाया जाएगा, कभी-कभार कोई वर्कशॉप कराते हैं, जैसे अजय सर ने इसमें वर्कशॉप कुछ नहीं है, डायरेक्ट काम है। यहाँ मेरी ट्रेनिंग, यहाँ मेरा हौसला, यहाँ मेरा जितना एक्सपीरियंस है अब तक का, वो काम आया है। जितना मेरी लर्निंग है, जितना मेरे पड़ाव है, जितना स्ट्रगल है, वो सब काम कहीं न कहीं आपको इस माध्यम में काम आता है, जब आप मीडिया में करते हो। वहाँ कम समय में आपको छक्का मारना होता है, थिएटर में धीरे-धीरे जाके एकदम से ऑडियंस के सामने छक्का मारना होता है। तो दोनों में फ़र्क है और दोनों की अलग क्वालिटी है। फ़िल्में आपको एक और रिच बनाती है, थिएटर अपने आप में एक कलाकार के रूप में और रिच बनाती है। तो इसमें भी आर्टिस्ट ऊपर उभरता है और इसमें भी मुझे लगता है आज का वक़्त इतना भागा-दौड़ी का है और इतना भाग रहे हैं तो हर तरफ चलिए आप थिएटर में भी चलिए, आप सिनेमा में भी चलिए। क्योंकि ये दोनों माध्यम हैं और कलाकार के लिए दोनों माध्यम या और कोई भी माध्यम इससे जुड़ रहा है कलाकार, हर किसी में जाना चाहिए। कुछ लोग ये पहले के दौर पे ये था कि हम थिएटर ही करेंगे अब फ़िल्मों में, मेरा भी यही था और मेरा बस सिनेमा में जाना मुझे नहीं पता था कि मैं जा पाऊँगा या कभी कर पाऊँगा या कभी फ़िल्में भी मिलेंगी। आज इतनी बड़ी खुशी की बात है कि इतिहास में नाम तो हो ही गया, कभी रिश्तेदार पूछेंगे आपने क्या किया है? कि भोला पिक्चर की है, आप जाइए और देखिए बिल्कुल, उसको। बिल्कुल। ये मैं बोल पाऊँगा। आज मैं मान लो कभी बच्चे हुए मतलब मेरी शादी-वादी हुई और बच्चे पूछेंगे पापा क्या किया? बेटा भोला फ़िल्म की है, आप देखो उसमें। तो वो मेरे पास एक उदाहरण बन गया है और ये हालाँकि हर कलाकार इच्छा रखता है उस तक पहुँचने के लिए कि मैं एक दिन किसी बड़े स्टार के साथ जाऊँ। तो ये मैं वहाँ पहुँच पाया और दोनों ही अलग माध्यम बहुत सटीक बहुत प्यारा प्रोफ़ेशनल काम। मीडिया बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल है। थिएटर धीरे-धीरे सीखेंगे और जब प्रोफ़ेशनल बन जाएँगे तो ये भी प्रोफ़ेशनल बन तो इसमें ज़्यादा गुंजाइश रहती है कैरेक्टर बनाने, काम करने के लिए और बारीकियाँ करने के लिए। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आके ट्रेनिंग करने के बाद तो प्रोफ़ेशनल हो जाता है। इसमें आपको प्रोफ़ेशनली काम करना है। बेसिक में आप जाओगे तो कहीं गिरोगे, कहीं इधर भटकोगे, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाएगी जो कलाकार की मजबूती है और वो मजबूती थिएटर से शुरुआत ही अच्छे-अच्छे कलाकार हैं, नवाज़ुद्दीन सर, इरफ़ान सर आशीष विद्यार्थी सर और अपने क्या नाम है, ये पंकज त्रिपाठी सर, राजपाल सर, ये सब सब ट्रेनिंग किए हैं। आज इनका कमाल है। अब कला देखो लोग तारीफ़ करते हैं। तो वही थिएटर से गए तो मुझे लगता है थिएटर एक ऐसा माध्यम है, ये करने के बाद ज़रूर सिनेमा में जाना चाहिए और दोनों को साथ-साथ लेके चलो। थिएटर भी मत भूलो और सिनेमा मत भूलो, सब कनेक्टेड है और एक आर्टिस्ट के लिए कनेक्टेड चीज़ है और जगह अपनी कला का बखान ज़रूर करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आमिर ने और हमने अब तक सुना था
कि व्यक्ति नहीं उसका अनुभव बोलता है। आज आमिर का काम भी बोल रहा है उनके अनुभव के साथ-साथ। आमिर, इस बातचीत का ये अंतिम सवाल, जो इस महाविद्यालय आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की ड्रामेटिक सोसाइटी रंगायन है, इसमें आप जैसे कितने ही कलाकार हैं, जो अभी अपने शुरुआती दौर में एक सपना बुन रहे हैं अपने लिए, अपनी कला को मांझ रहे हैं। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा उनके लिए संदेश यही है कि वो इस कॉलेज में तो सीख ही रहे हैं और ये आपका मजबूत बीम है, ये एक पिलर है, आप तैयार कर रहे हैं। अगर आपका डेडिकेशन इसी की तरफ है, आपका बहुत इंटरेस्ट है कि आपका पैशन है कि मुझे यही करना है। जब आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि यही करना है, तो फिर आप ये मत सोचिए कि मुझे कहाँ जाना है, क्या नहीं करना, क्या होगा। इसमें बस चले जाइए और यहाँ करने के बाद ये आपको पिलर यहाँ से मिल गया, एक जर्नी मिल गई। उसके बाद आप ट्रेनिंग के माध्यम में जाइए और अब ऐसा हो गया है कि एक्टिंग सिर्फ़ सिनेमा या सिर्फ़ शौकिया ही नहीं है, बाकायदा प्रोफ़ेशनल है। आप टीचर बन सकते हो, एकेडमिक में जा सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक फ़ील्ड है, ये एक एजुकेशन है और इस एजुकेशन के माध्यम से आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है और सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी और सबसे बड़ी बात आपका डेडिकेशन, चाहे थिएटर हो, चाहे फ़िल्म हो, कोई हो, आप टाइम और डेडिकेशन में हार्ड वर्क होना बहुत ज़रूरी है और वही मेहनत आपको बहुत आगे ले जाएगी। तो नए युवाओं के लिए यही है कि आपने जब सोच लिया कि यही करना है, तो बस यही करना है और यही सोना है, उठना है, खाना-पीना है, सिर्फ़ एक्टिंग और कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी और आप ज़रूर पाएँगे। तो आप सभी ने देखा, हमारे साथ थे आमिर खान, भारतीय सिनेमा के एक नवोदित कलाकार, जो अपनी कला को लगातार आगे की दिशा में बढ़ा रहे हैं और इसी तरह मुझे उम्मीद है आमिर कि आप नई-नई अदाकारी हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। आमिर, आपसे बहुत खुशी हुई बातचीत करके और इस खास बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया।